सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया पे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, प्लेटलेट का निर्माण पढ़ लिया था। इनमें मेन अपन ने टॉपिक पढ़ा था आरबीसी का निर्माण, और आरबीसी के निर्माण में ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, पूरे 7 दिन चलने वाले प्रोसेस को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब अपन को डिस्कस करना है इससे फर्दर पॉइंट, जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया अपन पढ़ें उससे पहले कुछ एक और पॉइंट है जिनको डील करना जरूरी और मैंडेटरी होगा। उन पॉइंटों में अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आरबीसी को बनाने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो यहां सबसे पहले फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। बताएं, दिमाग दौड़ाएं आप, कौन कौन से फैक्टर नीडेड है। देखें कौन कौन से फैक्टर की आवश्यकता होती है आरबीसी को बनाने के लिए। तो बहुत सारे साथियों को पता है इस बारे में। सबसे पहला फैक्टर जो बोन मैरो के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भैया आरबीसी बनाओ, किडनी से सीक्रेट होगा, और इस पर्टिकुलर फैक्टर का नाम है एरिथ्रोपोइट। अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए या क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला जाए तो इंसान में आरबीसी के काउंट कम हो जाते हैं और साथ में एनीमिया डेवलप हो जाता है। व्हाट इज द एरिथ्रोपोइटिन? इट इज ए हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम किडनी, स्टिमुलेट बोन मैरो फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अगले पॉइंट की अपन बात करें, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है। हीमोग्लोबिन में होता है हीम और ग्लोबिन। व्हाट इज द ग्लोबिन? ग्लोबिन इज ए प्रोटीन जिसका निर्माण अपनी बॉडी में होता है, परंतु प्रोटीन के लिए कच्चा मटेरियल एमाइनो एसिड अपन बाहर डाइट से लेते हैं, तो प्रोटीन की जरूरत है। वह बच्चे जिनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उन बच्चों के अंदर भी एनीमिया हो सकता है। उसका कारण होगा उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। चूंकि हीम के अंदर अपन बात करें तो आयरन होता है, आयरन यदि नहीं लोगे तो भी हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भी एनीमिया होना संभावित है। लास्ट लेक्चर में ही आपको बताए हैं आरबीसी को मैच्योर कराने वाले फैक्टर, मैच्यूरेशन फैक्टर फॉर आरबीसी, जिनमें आता है फॉलिक एसिड और विटामिन बी12। साथ में आयरन के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की भी आवश्यकता होती है। दीज ऑल फैक्टर आर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के निर्माण के लिए मैंडेटरी। इसके अलावा और अपन डील करें देखिए, जो विटामिन बी12 आपके द्वारा खाया जाता है डाइट में, यह विटामिन बी12 ईसोफेगस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, ड्यूडिनम में जाएगा, जेजुनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, कोलन में जाएगा और रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसका अपने जीआईटी के द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता या बहुत कम होता। इसका अपने जीआईटी के द्वारा बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है। इसका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए अपने स्टोमक में एक पर्टिकुलर सेल होती है, उस सेल का नाम है पेराइटल सेल, जिसका नाम आप सारे साथी जानते होंगे। यह HCl का सीक्रेशन भी करती है।
तो पैराइटल सेल के द्वारा एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है, उस सब्सटेंस का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। उस सब्सटेंस का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैराइटल सेल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की पैराइटल सेल से सीक्रेट वाला फैक्टर होता है। यह फैक्टर सीक्रेट होने के बाद अपने साथ विटामिन B12 को जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद यह विटामिन B12 को ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम के लास्ट पार्ट में लेकर जाता है। इलियम के लास्ट पार्ट में यह इंट्रिंसिक फैक्टर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब कॉमन सेंस की बात है, इंट्रिंसिक फैक्टर का एब्जॉर्प्शन होगा तो विटामिन B12 का इसके साथ में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इंसान के स्टोमक से, पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन बंद कर दिया जाए तो इंसान कितना भी विटामिन B12 खाए वह उसके ब्लड में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। वह उसके ब्लड में नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। देखें, इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अपने GIT के द्वारा नहीं होता, नॉर्मली या बहुत कम होता है, ना के बराबर होता। इसका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए स्टोमक की पैराइटल सेल से एक फैक्टर सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। यह विटामिन B12 को अपने साथ जोड़कर टर्मिनल इलियम तक ले जाता है जहां पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। यह फैक्टर खुद अपनी बॉडी में सीक्रेट होता है। इसको इंट्रिंसिक फैक्टर नाम दिया है अपन ने, इसको नाम दिया है इंट्रिंसिक फैक्टर। यह खुद अपनी बॉडी के अंतर्गत सीक्रेट होता है। तो यहां अपन बात कर सकते हैं, यदि मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो शायद 100% साथी सही आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोपोइसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोपोइसिस? ऑप्शन ए बोन मैरो, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्टोमक और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो शायद सारे साथियों के मन में आंसर आ रहा है कि सर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, बोन मैरो में तो निर्माण हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। किडनी क्यों है भैया? किडनी भी तो निर्माण करवा रही है। बोन मैरो से कह कौन रहा है? एरिथ्रोपोइटीन विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम किडनी। अच्छा, फिर स्टोमक का नाम क्यों आ गया? स्टोमक सीक्रेट कर रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर, और यह इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी। वह इंसान जिनको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, वह इंसान जिनको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, पेप्टिक अल्सर होता है या स्टोमक का कैंसर होता है, उन इंसानों में पैराइटल सेल के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, जिससे इनडायरेक्टली विटामिन B12 की कमी हो जाएगी और इंसान में लंबे समय तक एनीमिया चलेगा। लंबे समय तक चलने वाले इस एनीमिया को नाम देंगे अपन पर्नीशियस एनीमिया। क्या नाम देना चाहेंगे? पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पर्नीशियस एनीमिया होने का कारण है विटामिन B12 की कमी होना और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होना। देखिए यहां पर आपके सामने लिख दिए हैं, टॉपिक का नाम है अपने का फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। दो तरह के फैक्टर की आवश्यकता है, दो तरह के फैक्टर की आवश्यकता है। एक वह फैक्टर जो खुद अपने शरीर के द्वारा बनते हैं। अपने खुद के शरीर में बनने वाले फैक्टर इस साइड में लिख दिए हैं अपन ने, क्या नाम है उनका? एरिथ्रोपोइटीन किडनी से बनेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक की पैराइटल सेल से सीक्रेट होगा। दूसरी साइड में लिखे हुए फैक्टर वो फैक्टर हैं जो आप और मैं डाइट से खाते हैं। बताओ प्रोटीन कहां से लेते हो? डाइट से।
आयरन कहां से लेते हो? डाइट से। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी कहां से लेते हो? डाइट से। तो दीज ऑल फैक्टर हैज बीन अचीव्ड फ्रॉम डाइट एंड दे आर सीक्रेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड सीक्रेटेड फ्रॉम द किडनी एंड स्टोमक। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की कमी है तो इंसान में आरबीसी का निर्माण किसी न किसी लेवल पर इंटरप्ट होगा। अब आरबीसी का निर्माण इंटरप्ट हो, आरबीसी का साइज बड़ा रह जाए या छोटा रह जाए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए या आरबीसी के नंबर कम हो जाएं, ये सारी अवस्थाएं एनीमिया कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। आपके सामने लिखे हुए हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बता दिया। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैराइटल सेल ऑफ स्टोमक which is necessary for the absorption of vitamin B12 which usually take place in terminal ileum। विटामिन B12 का मेनली एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? आंसर है टर्मिनल इलियम के अंदर होगा। इसके बाद अपन एनीमिया को स्टार्ट करें तो एक पॉइंट और हो जाए। आपको बताया था मैंने कि जो आरबीसी होती हैं उन आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन होता है और आरबीसी का कलर ब्राइट रेड होता है। यहां अपन बोलें साइज, दूसरा अपन बोलें कलर। आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन होता है और आरबीसी का कलर ब्राइट रेड होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीसी का कलर या साइज को मेंटेन रखने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो देखें साइज के बारे में बात करें आप। सबसे पहले साइज कितना है जी? आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन है। चलो इधर बताओ, एरिथ्रोपोइटिन का साइज से कोई लेना देना है? नहीं है। प्रोटीन का कोई साइज से लेना देना है? अच्छा, प्रोटीन नहीं खाओगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी में भरा होता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा तो साइज थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। आयरन का लेना देना है? यस। आयरन नहीं खाओगे तो हीमोग्लोबिन कम रह जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी का साइज थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यार इन दोनों का लेना देना है। प्रोटीन और आयरन किसको बनाने के लिए चाहिए? हीमोग्लोबिन को। इसका मतलब है आरबीसी के साइज को मेंटेन रखने में एक तो हीमोग्लोबिन का रोल है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन का रोल है। और हीमोग्लोबिन को बनाने में किसका रोल है? हीमोग्लोबिन को बनाने में किसका रोल है? आंसर है आयरन का रोल है और प्रोटीन का रोल है। आयरन का रोल है और प्रोटीन का रोल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, साइज को बनाने में और किसका रोल है? फॉलिक एसिड का रोल है क्या? फॉलिक एसिड मत खाओ, हां पढ़ा है अपन ने, साइज बड़ा रह जाएगा। विटामिन B12 का रोल है क्या? यस। मैच्योरेशन नहीं होगा, साइज बड़ा रह जाएगा। अच्छा, जब विटामिन B12 का रोल है तो स्टोमक के इंट्रिंसिक फैक्टर का भी रोल होगा। यस। साइज बड़ा रह जाएगा आरबीसी का। इसका मतलब है आरबीसी के साइज को मेंटेन रखने में इससे ज्यादा जरूरी नेसेसरी फैक्टर हैं फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये ज्यादा नेसेसरी है। देखो हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा नेसेसरी है, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। यदि इनकी कमी होगी तो आरबीसी का साइज बड़ा रह जाएगा
और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी नेसेसरी, साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी नेसेसरी है। इज दैट क्लियर? दीज आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी के साइज को मेंटेन रखने में मेजर रोल किसका है भैया? आंसर है मेजर रोल है फॉलिक एसिड का और विटामिन बी12 का और इंट्रिंसिक फैक्टर का। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो आरबीसी के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? आरबीसी का साइज बड़ा रह जाएगा। थोड़ा बहुत रोल हीमोग्लोबिन का भी है, और हीमोग्लोबिन को बनाने में किसका रोल है? आयरन और प्रोटीन का। अगर आयरन, प्रोटीन या हीमोग्लोबिन नहीं होगा या कम होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता, कम होगा, तो आरबीसी का साइज थोड़ा बहुत छोटा रह जाएगा। चले नेक्स्ट, कलर कैसा होता है जी आरबीसी का कलर? जैसा डायग्राम में आपके सामने दिख रहा है, आरबीसी का कलर होता है ब्राइट रेड। आरबीसी का कलर होता है ब्राइट रेड। कलर को मेंटेन रखने में किस किस का रोल है? देखो, एरिथ्रोपोइटिन का कलर में कोई रोल है क्या? नहीं जी। इंट्रिंसिक का कलर में कोई रोल है? अच्छा, कलर में तो हीमोग्लोबिन का रोल है, और हीमोग्लोबिन का इंट्रिंसिक फैक्टर से कोई संबंध नहीं है, कोई रोल नहीं। विटामिन बी12 का रोल नहीं है, फॉलिक एसिड का रोल नहीं है, आयरन का, प्रोटीन का, हां ये दोनों हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसका मतलब है आरबीसी का ब्राइट रेड कलर मेंटेन रखने के लिए, आरबीसी का ब्राइट रेड कलर मेंटेन रखने के लिए केवल एक चीज का रोल है, और उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बनाने में दो चीजों का रोल है। कौन कौन सी चीजें? आयरन और प्रोटीन। कौन कौन सी चीजें? आंसर है आयरन और प्रोटीन। अगर किसी इंसान में के द्वारा आयरन या प्रोटीन नहीं लिया जाए, सालों तो साल 2 साल तक नहीं लिया जाए, तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो कलर भी कम हो जाएगा। कम कलर वाली आरबीसी हाइपोक्रोमिक, नॉर्मल कलर वाली आरबीसी नॉर्मोक्रोमिक, हाई कलर वाली आरबीसी हाइपरक्रोमिक, नॉर्मल साइज वाली आरबीसी नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल साइज वाली आरबीसी नॉर्मोसाइटिक, बड़े साइज की आरबीसी मैक्रोसाइटिक, छोटे साइज की आरबीसी माइक्रोसाइटिक। नॉर्मल कलर वाली आरबीसी नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, कम कलर वाली आरबीसी हाइपोक्रोमिक, कम कलर वाली आरबीसी हाइपोक्रोमिक। इज दैट क्लियर? अब देखें, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। मान के चलो मैं आज से आयरन खाना छोड़ दूं, कम खाऊं और साल भर तक कम खाऊं, मेरी आरबीसी कैसी हो जाएगी? साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? आयरन नहीं खाऊंगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, साइज तो छोटा हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक, आयरन नहीं खाऊंगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा, कलर भी कम हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक, 1 साल बाद मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा तो मुझे डायग्नोस किया जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मॉर्फोलॉजिकल कैसा होगा? आंसर है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि मैं साल भर तक प्रोटीन नहीं खाऊं
तो मेरे अंदर क्या किस तरह की आरबीसी पैदा होंगी। प्रोटीन नहीं खा रहा हूं, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक, कलर कम हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक। तो जैसा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा ऐसा ही प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। कौन सा होगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होगा। साल भर तक मैंने विटामिन B12 नहीं खाया, अब मेरे शरीर में आरबीसी पर क्या फर्क पड़ेगा? विटामिन B12 नहीं खा रहा, कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज, हां साइज बड़ा रह जाएगा, बड़े साइज की आरबीसी मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, कलर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। विटामिन B12 का कलर से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक तो कैसा एनीमिया हुआ मॉर्फोलॉजिकल? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैं साल भर तक फॉलिक एसिड नहीं खाऊं तो साल भर बाद मेरी आरबीसी किस तरह की होंगी? फॉलिक एसिड नहीं खा रहे, साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? साइज तो बड़ा रह जाएगा, मैक्रोसाइटिक। कलर पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मोक्रोमिक। हर तरह के एनीमिया, हर तरह की डेफिशिएंसी से मॉर्फोलॉजी पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह की आरबीसी होंगी, इसका आंसर शायद आपको मिल रहा है। मान के चलो किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए, क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला जाए, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले में आरबीसी किस तरीके से होंगी? क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले में आरबीसी किस तरीके से होंगी? एरिथ्रोपोइटीन नहीं मिल रहा, इसका साइज में कोई रोल नहीं है। अच्छा, ना कलर में रोल है, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, एनीमिया तो होगा बट आरबीसी की साइज और कलर दोनों नॉर्मल होगा। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। इज दैट क्लियर? तो ये फैक्टर पढ़ाने का उद्देश्य यही था, कौन से फैक्टर की कमी से आरबीसी के साइज और कलर पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका कंक्लूजन आप स्वयं निकाल सकें। तो इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लें आप। देखो, साइज के आधार पर तीन तरह की आरबीसी, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। 7.2 माइक्रोन है तो नॉर्मोसाइटिक, ज्यादा है तो मैक्रोसाइटिक, कम है तो माइक्रोसाइटिक। कलर ब्राइट रेड है तो नॉर्मोक्रोमिक, कम है तो हाइपोक्रोमिक। साइज को मेंटेन रखने वाले फैक्टर नंबर 1 विटामिन B12, इसके अलावा फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर और थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस पे डिपेंड? आयरन और प्रोटीन। कलर को मेंटेन रखने वाला तो एक ही फैक्टर है, क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस पर डिपेंड है? आयरन और प्रोटीन। यदि हीमोग्लोबिन, आयरन या प्रोटीन कम होगा तो आरबीसी का कलर कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आरबीसी के कलर और साइज से संबंधित फैक्टर हो गए, ये वाले फैक्टर जो कलर और साइज से एसोसिएट हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। बोले तो ग्राउंड तैयार हो गया अपने पास पढ़ने के लिए। मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इस मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एनीमिया। चलें, सबसे पहले दिमाग में परिभाषा दौड़ाएं। व्हाट इज द एनीमिया? बहुत सारे साथी आंसर दे रहे हैं कि सर आरबीसी का के नंबर्स का कम होना एनीमिया कहलाता है। सही है। अगर मैं यूं कहूं नंबर्स का कम होना एनीमिया, ठीक है। कुछ साथियों के दिमाग में आंसर आ रहा है
कि सर डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज नॉन एज एनीमिया, इट इज करेक्ट। चलें, कुछ साथी आंसर दे रहे हैं कि सर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होना भी एनीमिया है, वो भी सही है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी, सॉरी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना भी एनीमिया कहलाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूं, ये दोनों प्राइमरी तौर पर अपने दिमाग में आते हैं। मैं कहता हूं आपसे या क्वेश्चन करूं, किसी इंसान का हीमोग्लोबिन 14 ग्राम है, आरबीसी 5.2 मिलियन है, परंतु आरबीसी का साइज 8 माइक्रोन है, क्या इंसान को एनीमिया है? हीमोग्लोबिन 14 ग्राम सही है, आरबीसी 5.2 मिलियन सही है, 5.2 मिलियन सही है, साइज 8 माइक्रोन ज्यादा है, 7.2 होना चाहिए। एनीमिया है क्या? यस। क्या बड़े साइज की आरबीसी नॉर्मल आरबीसी से तुलना करें तो क्या उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी करने में सक्षम होंगी? नहीं, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी, तो एनीमिया है। अगर आरबीसी का साइज 6 माइक्रोन हो तो क्या एनीमिया है? यस, तो भी एनीमिया होगा। इसका मतलब एक एनीमिया की परिभाषा में और जोड़ो, इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी के साइज का बढ़ जाना या आरबीसी के साइज का कम हो जाना भी एनीमिया कहलाता है। और पॉइंट, चलो साइज भी कम ज्यादा नहीं है, आरबीसी का शेप एबनॉर्मल है, आरबीसी का शेप एबनॉर्मल है। किसी इंसान में जन्मजात आरबीसी जो पैदा हो रही हैं वो सिकल शेप पैदा हो रही हैं। अब आप खुद बताओ, क्या यह आरबीसी जिनका शेप एबनॉर्मल है, जिनको बाइकॉनकेव या डिस्क शेप होना चाहिए, ये एबनॉर्मल आरबीसी पैदा हो रही हैं, तो क्या वह इंसान की आरबीसी नॉर्मल मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगी? आंसर है नो। इसका मतलब आरबीसी का शेप एबनॉर्मल होना भी एनीमिया होगा। बोले तो एबनॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, एबनॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का साइज और शेप एबनॉर्मल होना, यह भी एनीमिया होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनीमिया? इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, एबनॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी इज नोन एज एनीमिया। सोचो, क्या ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं हो गई? इन सब में कॉमन क्या हो रहा है? आरबीसी बड़ी है चाहे छोटी है, कम है या आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, एक चीज कॉमन हो रही है। हर तरह की परिस्थिति में इंसान के ब्लड के द्वारा जितनी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी वो कम हो गई, यानी इंसान के ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई। ह्यूमन ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई। तो सब में एक चीज कॉमन हो रही है कि इनमें से कोई भी इंसान हो, किसी तरह की दिक्कत हो, वह नॉर्मल इंसान की बात ही उसका ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा।
तो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन बोलने से अच्छा है इसको एक शब्द में डिफाइन कर दें कि एनीमिया के अंदर इंसान के ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती। परिभाषा सुने, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। एनीमिया की परिभाषा एक लाइन में हो गई। एनीमिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी वह कोई भी परिस्थिति जिसके अंतर्गत इंसान के ब्लड की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाए, एनीमिया कहलाएगा। इट इंक्लूड, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है? कौन कौन सी अवस्था में ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है? आंसर है आरबीसी की संख्या कम होने पर, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होने पर, आरबीसी का साइज कम या ज्यादा होने पर, या आरबीसी का एबनॉर्मल शेप होने पर। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। आज के बाद दिमाग में बिठा के रखनी है परिभाषा, वह कोई भी परिस्थिति जिसके अंतर्गत इंसान के ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, कंडीशन को एनीमिया के नाम से जानेंगे। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से तरह का होता है एनीमिया। कौन कौन से तरह का होता है एनीमिया? तो डील करें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, डिपेंड अपॉन मॉर्फोलॉजी, डिपेंड अपॉन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के अनुसार। इस क्लासिफिकेशन को नाम देते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन का नाम है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इस तरीके से समझें आप। ये ऊपर जो आरबीसी दिखाई है, इसका साइज 7.2 माइक्रोन है, इसका साइज 8 माइक्रोन, इसका भी 8 माइक्रोन और इसका 6 माइक्रोन है। ये चार अलग अलग तरह की आरबीसी हैं आपके सामने। ये चार अलग अलग तरह की आरबीसी हैं। ऊपर वाली आरबीसी ब्राइट रेड है, ऊपर वाली आरबीसी ब्राइट रेड है। ये ब्राइट रेड कलर है। और ये जो दो आरबीसी में कलर बनाया है, इसको ब्राइट रेड से कम मान लो, इसको ब्राइट रेड से कम मान लो आप। तो इसको इस तरीके से समझे, मैं किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूं, वहां पर डॉक्टर ने मुझे 100 पेशेंट दिए, 100 पेशेंट दिए हैं, 100 के 100 मरीजों को एनीमिया।
मुझे डॉक्टर साहब ने 100 पेशेंट दिए हैं, 100 के 100 मरीजों को एनीमिया है, पहले से डायग्नोस कर दिए। अब डॉक्टर साहब ने यह कहा है मुझसे कि आप इनकी स्लाइड बनाकर आरबीसी का साइज और कलर देखो। मैंने 100 के 100 मरीजों का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेने के बाद एक ड्रॉप उनकी स्लाइड पर रखी और दूसरी स्लाइड से उसको रैप किया। रैप करने का मतलब ये बूंद जो ब्लड की थी वो फैल गई और अब मैं इनको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं आरबीसी को। अच्छा, डॉक्टर साहब ने निर्धारित कर दिया कि सबको एनीमिया है, ये जितने भी केस हैं सबको एनीमिया है, 100 के 100 केस को एनीमिया है। अभी जो 100 के 100 एनीमिया के केस हैं, 100 के 100 एनीमिया के केस हैं, इनको मैं एनालाइज कर रहा हूं, इनको मैं एनालाइज कर रहा हूं। 100 में से 30 केस ऐसे मिले मुझे जिनकी आरबीसी का कलर और साइज दोनों नॉर्मल था। देखो टोटल मरीज कितने, 100 में से 30 मरीजों की आरबीसी का कलर और साइज दोनों नॉर्मल है। सोचे, कलर और साइज दोनों नॉर्मल हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मरीज कौन से दिए हैं मुझे, एनीमिया वाले। इसका मतलब मुझे ये बोलना पड़ेगा साइज का नॉर्मल होना, नॉर्मोसाइटिक। मरीज में एनीमिया तो है, ये तो निश्चित है, और कलर का भी नॉर्मल होना, नॉर्मोक्रोमिक। यानी ये जो 30 मरीज हैं, अब मुझसे यदि डॉक्टर साहब पूछेंगे तो मैं उनको आंसर दूंगा कि इन 30 मरीजों में आरबीसी का साइज और कलर मुझे नॉर्मल मिला, तो कौन सा एनीमिया नाम देना पड़ेगा, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। इनमें से 100 में से 20 मरीज ऐसे मिले मुझे जिनकी आरबीसी का साइज छोटा था और कलर भी कम था। साइज छोटा था और कलर भी कम था। साइज छोटा है, इसका मीनिंग मैं बोलना चाहूंगा माइक्रोसाइटिक। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा, माइक्रोसाइटिक। और कलर कम है, देखो ये ब्राइट रेड है, ये कम है, मैं बोलना चाहूंगा हाइपोक्रोमिक। यानी इन 20 मरीजों में एनीमिया है, निश्चित है एनीमिया है। कौन सा एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, कलर भी कम है और साइज भी छोटा है। 100 मरीज हैं, 30 तो ये, 20 ये, 50, चलो आगे बढ़ो। 40 मरीजों में ये कंडीशन मिली, साइज बड़ा है, कलर तो नॉर्मल की तरह, साइज बड़ा है, कलर बिल्कुल सेम है। इसको क्या नाम दूं मैं, तो मुझे नाम देना पड़ेगा, एनीमिया तो है निश्चित है, नाम देना पड़ेगा साइज बड़ा, बड़े साइज वाली आरबीसी, मैक्रोसाइटिक। अच्छा, कलर तो नॉर्मल है, कलर नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिली। 30 ये हो गए, 20 ये हो गए, 50, 40 ये हो गए, 90 बचे कितने, 10। 10 मरीजों में आरबीसी का साइज देखो 8 माइक्रोन, बड़ा है और कलर कम है।
देखो इनका कलर, इसका हाइपोक्रोमिक लिखा था, ऐसा ही बनाया है, कलर कम है, इसका मतलब हाइपोक्रोमिक है। साइज बड़ा और कलर कम, साइज बड़ा और कलर कम, इसको क्या नाम देना चाहेंगे आप? इसको नाम देना चाहेंगे अपन मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक नाम अपन देना चाहेंगे। तो देखें क्लासिफिकेशन, 100 मरीज जो अपन ने छांटे थे उनमें 4 अलग अलग तरह की आरबीसी मिली। 100 मरीज जो अपन ने छांटे थे, जिन 100 मरीजों को डॉक्टर साहब ने एनीमिया का पेशेंट बताया था, उनमें 4 अलग अलग तरह की आरबीसी मिली। एक तो इंसान ऐसे थे जिनमें आरबीसी का कलर और साइज दोनों नॉर्मल थे, इसको अपन ने नाम दिया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। कुछ मरीज ऐसे थे जिनमें साइज छोटा था और कलर कम था, नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कुछ ऐसे थे जिनमें साइज तो बड़ा था परंतु जो कलर है वो नॉर्मल था, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। और कुछ ऐसे थे जिनमें आरबीसी का साइज बड़ा था, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में मॉर्फोलॉजी के आधार पर 4 तरह का एनीमिया होता है। पूरे के पूरे संसार में एनीमिया के सारे मरीजों की आरबीसी को निकालकर जब उनमें आरबीसी का साइज और कलर देखा गया तो यह 4 तरह की वस्तु स्थिति मिली। साइज और कलर दोनों नॉर्मल होना, कौन सा एनीमिया? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। साइज और कलर दोनों छोटा होना, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। साइज तो बड़ा है परंतु कलर नॉर्मल है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। साइज बड़ा है और कलर कम है, साइज बड़ा है और कलर कम है, कौन सा एनीमिया होगा? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। देखें पढ़ क्या रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया डिपेंड अपॉन द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। The anemia are classified in 4 category: normocytic normochromic, microcytic hypochromic, macrocytic normochromic and macrocytic hypochromic। पूरे के पूरे वर्ल्ड में यह मॉर्फोलॉजी के आधार पर है। दूसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंड अपॉन कॉज। डिपेंड अपॉन कॉज, इस क्लासिफिकेशन को नाम देते हैं अपन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको नाम देते हैं अपन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से तरह का एनीमिया होगा। नंबर 1 हेमरेजिक एनीमिया। जिस वजह से एनीमिया हो रहा है वही नाम दे रहे हैं अपन। जिस वजह से एनीमिया हो रहा है वही नाम दे रहे हैं हेमरेजिक एनीमिया, विच अकर ड्यू टू द हेमरेज। बॉडी में यदि कोई ऐसी बीमारी हो जिससे आरबीसी टूट रही हैं तो आरबीसी के नंबर कम होने लग जाएंगे और आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से होने वाला एनीमिया, इसको अपन नाम देंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। द एनीमिया विच अकर ड्यू टू द एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज हीमोलाइटिक एनीमिया। नंबर 3 न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला एनीमिया, इसको अपन नाम देंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। द एनीमिया विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर
विच आर रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में जो सब्सटेंस की आवश्यकता है उनमें से कोई सब्सटेंस कम हो जाए, न्यूट्रिएंट जो अपन डाइट में लेते हैं, उसकी वजह से होने वाला एनीमिया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। और नंबर 4, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले एनीमिया, इनको अपन नाम देते हैं इनहेरिटेंट एनीमिया। इनहेरिटेंट एनीमिया में टॉपिक आता है सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, अब यह टॉपिक मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। यह टॉपिक मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ब्लड ग्रुप के बाद यह टॉपिक पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। तो इसको तो कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दो, इनहेरिटेंट एनीमिया को, और बाकी एनीमिया का अध्ययन अपन करेंगे। देखें, कॉज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, डिपेंड अपॉन द कॉज या इटियोलॉजी। जिस वजह से एनीमिया हो रहा है वही नाम अपन दे रहे हैं। हेमरेज की वजह से होने वाला हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइसिस की वजह से होने वाला हीमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला इनहेरिटेंट एनीमिया। अब ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है। आयरन की कमी की वजह से होने वाला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला, प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, इनका स्पेशल नाम है जो आगे डिस्कस करेंगे अपन। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, और विटामिन B12 की कमी से होने वाला, इसका नाम तो बता ही चुका हूं मैं, इसको नाम देते हैं अपन पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को नाम देते हैं पर्नीशियस एनीमिया। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। सिकल्स इनहेरिटेंट एनीमिया में कौन कौन से एनीमिया आते हैं? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। अभी बोल दिया है, आप इनको कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दें, यह टॉपिक मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस अपन को सीखनी है और ब्लड ग्रुप के बाद ये ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो देखें, दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। मॉर्फोलॉजी के आधार पर 4 तरह का हो गया, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। इटियोलॉजी के आधार पर भी 4 तरह का हो गया, हेमरेजिक एनीमिया विच अकर ड्यू टू द हेमरेज, हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू द हीमोलाइसिस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोपोइसिस, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया में हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया। इज दैट क्लियर? तो यहां अपन स्टार्ट करें नंबर 1, हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया, परिभाषा बताएं। The anemia which occur due to the condition of hemorrhage. The anemia which occur due to the condition of hemorrhage, हेमरेज की वजह से होने वाला एनीमिया हेमरेजिक एनीमिया कहलाता है। What is the etiology of hemorrhagic anemia? हेमरेजिक एनीमिया की इटियोलॉजी क्या होगी? किसी भी तरह की इंजरी या ट्रॉमा होना,
जिसमें ब्लीडिंग होने लग जाए, चाकू से वार होना, बंदूक की गोली से वार होना, हेमरेजिक एनीमिया हो सकता है। किसी इंसान का ऑपरेशन हुआ है आफ्टर सर्जरी, और ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो भी हेमरेजिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा इंसान का आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल इंजरी हो गई, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया तो भी हो सकता है। तो एटियोलॉजी में हेमरेजिक एनीमिया में क्या पॉइंट लिख रहे हैं? इंजरी, ट्रॉमा, आफ्टर सर्जरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगला पॉइंट है, हेमरेजिक एनीमिया वाले इंसान में आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। देखो, एक नॉर्मल इंसान अपने घर से जा रहा था ऑफिस के लिए और उसका एक्सीडेंट हो गया। नॉर्मल इंसान है, कोई बीमारी नहीं पहले से। इसका मतलब उसमें आरबीसी का साइज और शेप नॉर्मल है। एक्सीडेंट होने के बाद उसके शरीर में 5 लीटर ब्लड में से 2 लीटर ब्लड निकल गया, 3 लीटर बचा। तो बताओ, जो 3 लीटर बचा है उसमें आरबीसी कम है अब, क्योंकि जो फ्लूइड निकला है उसकी पूर्ति तो अस्पताल में जाते ही कर देंगे, फ्लूइड लगा देंगे। बट सोचो, आरबीसी का जो लॉस हुआ है, तो पहले उसमें 1 क्यूबिक एमएम में 5.2 मिलियन आरबीसी थी, कि अब भी इतनी नहीं, 3.2 मिलियन रह गई। एक्सीडेंट के बाद उस इंसान का ब्लड सैंपल लेकर स्लाइड बनाकर आप आरबीसी को देखोगे तो नॉर्मल मिलेगी, साइज भी नॉर्मल और कलर भी नॉर्मल, साइज भी नॉर्मल और कलर भी नॉर्मल। तो यहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी कैसी होगी? आंसर इज ए। आंसर इज ए। ए बोले तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। इस हेमरेजिक एनीमिया का क्या इलाज करोगे? अस्पताल में मरीज पहुंच गया, आरबीसी कम है, ब्लड लगा दो या आरबीसी लगा दो, ब्लड लगा दो या आरबीसी लगा दो। इसका मैनेजमेंट होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पीसीवी ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पीसीवी ट्रांसफ्यूजन, या तो ब्लड लगा देंगे या फिर पीसीवी लगा देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ हेमरेजिक एनीमिया। द एनीमिया विच अकर ड्यू टू द हेमरेज इज नोन एज हेमरेजिक एनीमिया। एटियोलॉजी आपके सामने है, इंजरी, ट्रॉमा, आफ्टर एनी ऑपरेशन और सर्जरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हेमरेजिक एनीमिया में आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होंगी? अरे आरबीसी कम हुई है, साइज शेप पर फर्क थोड़ी पड़ा है, तो आरबीसी का साइज और कलर दोनों नॉर्मल होगा। मॉर्फोलॉजी होगी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। क्या इलाज करो? ब्लड कम हो गया, ब्लड लगा दो या आरबीसी लगा दो। आरबीसी के लिए क्या बोलते हैं? पीसीवी। तो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक एनीमिया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पीसीवी ट्रांसफ्यूजन। Come on to the second, number 2, hemolytic anemia. Hemolytic anemia. The anemia which occur due to the excessive destruction of RBC. The anemia which occur due to the excessive destruction of RBC. आरबीसी के एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से होने वाला एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। कौन सी कंडीशन में शरीर में आरबीसी ज्यादा टूटती हैं? तो सभी को पता है, मलेरिया। मलेरिया का पैरासाइट आरबीसी में रिजाइड करता है, लीवर में भी करता है, तो आरबीसी टूटती है मीरोजोइट बनने के बाद। सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है ब्लड में, कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया, मलेरिया, जिनमें आरबीसी टूटती है। हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी?
ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, जो अभी मॉर्फोलॉजिकल बताए थे। मैं मान के चले नॉर्मल हूं, मेरे अंदर आरबीसी है 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, साइज नॉर्मल, कलर नॉर्मल। मुझे मलेरिया हुआ, 8 दिन 10 दिन तक मुझे फीवर रहा, मलेरिया का पैरासाइट ने मेरी बॉडी में आरबीसी को नष्ट किया 7 दिन तक। 7 दिन में जो मेरी आरबीसी 5.2 मिलियन थी, अब वो 4.0 मिलियन है। अच्छा, मेरे अंदर होनी कितनी चाहिए? 4.5 से 5.5, 4 मिलियन रह गई, तो आरबीसी के नंबर कम हो गए, मुझे एनीमिया हो गया। क्यों हुआ एनीमिया? हीमोलाइसिस की वजह से हुआ, तो हीमोलाइटिक एनीमिया। अब 7 दिन बाद मेरा ब्लड सैंपल लेकर आरबीसी को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो साइज और कलर नॉर्मल मिलेगा। साइज और कलर पर फर्क थोड़ी पड़ा है, नॉर्मल मिलेगा। और नॉर्मल मिलने का मतलब द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इज, आंसर इज ए, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मान के चलो ये तो मैं 4 मिलियन बता रहा हूं, मैंने 10 दिन तक मलेरिया की दवाई नहीं ली और आरबीसी 3 मिलियन ही रह गई, तब डॉक्टर को सोचना पड़ेगा कि भैया आरबीसी लगा दो इसको। तो क्या इलाज करेंगे हॉस्पिटल में? ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीसीवी ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीसीवी ट्रांसफ्यूजन। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइसिस का मतलब बॉडी में आरबीसी टूट गई तो बाहर से लगाने के अलावा और कोई जरिया अपने पास नहीं बचता है। इज दैट क्लियर? तो ये 2 तरह के एनीमिया हो गए। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हैं वो सारे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये वाला अपन ने बाईपास कर ही दिया, इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और परनीशियस एनीमिया। ये दोनों एनीमिया क्लियर हो गए। अब ये वाले अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर को समराइज कराऊं, क्या पढ़ा है अपन ने? यहां से शुरुआत की। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए चाहिए? शरीर में बनने वाले फैक्टर एरिथ्रोपोइटिन किडनी से, इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक की पैराइटल सेल से जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, बाहर से आने वाले फैक्टर प्रोटीन, आयरन जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो आरबीसी का मैच्योरेशन कराते हैं जिससे आरबीसी का साइज छोटा होता है, विटामिन सी जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। आरबीसी का कलर और साइज किस किस पर डिपेंड करेगा? साइज डिपेंड करेगा हीमोग्लोबिन पर थोड़ा बहुत, बाकी मेनली फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर पर। और कलर डिपेंड करेगा केवल और केवल हीमोग्लोबिन पर, और हीमोग्लोबिन किस पर डिपेंड करेगा? आयरन और प्रोटीन पर। इसके बाद व्हाट इज द एनीमिया? किसी भी इंसान के ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना एनीमिया कहलाता है। इसमें आते हैं आरबीसी कम हो जाए तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो भी एनीमिया, साइज बढ़ जाए तो भी एनीमिया, कम हो जाए तो भी एनीमिया, और आरबीसी का शेप एबनॉर्मल हो तो भी एनीमिया कहलाता है। एक लाइन में डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नोन एज एनीमिया। टाइप ऑफ एनीमिया 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। आरबीसी के साइज और कलर को देखकर, मॉर्फोलॉजी को देखकर क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस द एनीमिया आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप: नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एंड मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब इन शब्दों से ही अंदाजा लगा सकते हैं साइज और कलर में क्या बदलाव आ रहा होगा। ये सारे आंसर आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। एक तो मिल ही गया, 2 तरह के एनीमिया का आंसर ए मिला है, ए मिला है इसलिए ABCD के फॉर्म में लिखे हैं मैंने। उसके बाद डिपेंड अपॉन द कॉज, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और इनहेरिटेंट एनीमिया। अब इसमें 2 एनीमिया अपन ने डील कर लिए। हेमरेजिक एनीमिया, द एनीमिया विच अकर ड्यू टू द हेमरेज, कारण आपके सामने है। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी,
नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, क्या इलाज करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीसीवी ट्रांसफ्यूजन। और दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, एटियोलॉजी मलेरिया सेप्टिसीमिया। मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? आरबीसी नष्टी तो हुई है, बची हुई आरबीसी तो नॉर्मल है, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। क्या इलाज करें? ब्लड लगा दो या पीसीवी लगा दो। इज दैट क्लियर? तो ये दो तरह के एनीमिया हो गए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारे के सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया को डील करेंगे। इज दैट क्लियर? तो टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।